एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज डिस्कशन होगी बेटा 10, 11, 12, 13 और ये 4 दिन के आपके न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर कौन सा है? द इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज है अज़रबैजान और अर्मेनिया, ये दोनों कंट्रीज में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। और जैसे कि हमें पता है हमारे यूएस प्रेसिडेंट, जिनको कि बहुत ज्यादा इस बार है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। तो हर बार किसी भी कंट्रीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहां पे आपको यूएस प्रेसिडेंट की जो है डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगी, राइट। तो ऑन द लाइटर नोट, राइट, ध्यान रखना कौन से 2 कंट्रीज में और कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। इससे पहले हम थाईलैंड कंबोडिया की बात कर चुके हैं, पैरेलल है हमारा अर्मेनिया अज़रबैजान। तो इन दोनों के बीच में अभी हाथ मिलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो कि उनमें जो है ट्रंप वाज इन द मिडल ऑफ अज़रबैजान। प्रेसिडेंट कौन से हैं? दैट इज इल्हाम अलीव एंड अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर है निकोल पेशियान। ये कहीं पे भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी इन्वॉल्व होते हैं कंट्रीज के, उनके नाम ध्यान रखा करो। तो इन्होंने आपस में हाथ मिलाया। The two extended their arms in front of Trump to shake hands. The US leader reached up and clapped. Now the two countries in the South Caucasus signed agreement with each other and the US that will reopen key transportation routes while allowing the US to seize on Russia's declining influence on the region. रशिया की इन्फ्लुएंस कम हो सके, इसी वजह से यूएस इंटरेस्ट ले रहा है। ये दोनों कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, ट्रांजिट कॉरिडोर देने के लिए तैयार है, राइट। इसके अलावा थोड़ा सा आपको मैप पे भी इनको जरूर देखना है कि कंट्रीज कहाँ पे लोकेट करते हैं। Now, Trump said that naming the route after him was a great honor for me. इनके ट्रम्प के नाम पर ही जो है ये रूट का नाम भी रखने वाले हैं एंड इसको लेके वो बहुत खुश हैं। Who suggested that the name Trump has sought to be known as a peacemaker and made no secret of the fact that he covets a Nobel Peace Prize, right? तो ये बातें ऑलरेडी इनकी चल रही हैं। Now, the route will connect Azerbaijan and its autonomous Nakhchivan exclave, which are separated by a 32-kilometer wide patch of Armenian territory. तो ये एरिया जो है अज़रबैजान और अर्मेनिया का आपस में लिंकेज एरिया है। And the demand for Azerbaijan had held up peace talk in the past. For Azerbaijan, a major producer of oil and gas, the route also provides a more direct link to Turkey and onward to Europe. So will block corridors, say Khamsin advisors. Khamenei's advisor. Now, meanwhile, Ali Akbar Riayati and top advisor of Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said that with the withdrawal of Russia, Iran will block a corridor planned in the Caucasus. Iranian media reported it was not immediately clear how Iran will border the area and that would block it. तो फिलहाल अभी ईरान कैसे बिहेव करेगा नहीं पता, लेकिन एक ट्रम्प रूट जो है वो कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार किया जा रहा है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। और यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बता रहे हैं कि जो रूट है दैट विल कनेक्ट अज़रबैजान एंड इट्स ऑटोनोमस, दैट इज योर नक्शवन एक्सक्लेव, और जो कि सेपरेट करता है बीच में 32 किलोमीटर वाइड पाथ है जो कि अर्मेनिया का आता है। सो फिलहाल ये न्यूज सिर्फ इतनी ही आई है, हम इसको देखेंगे कि आगे इसको कैसे कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन ये 2 कंट्रीज का पीसफुल टॉक अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रम्प एंड अ कॉरिडोर ऑन द नेम ऑफ ट्रम्प, इतना सा आप भी फिलहाल अपने ध्यान में रखो बेटा। नेक्स्ट न्यूज है ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, थोड़ा सा ही आपको ध्यान देना है, कभी इसको लेके कोई स्टेटमेंट आ जाए तो। अभी क्या तैयारियां चल रही हैं? सीबीएसई हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंटीग्रेट ओपन बुक असेसमेंट क्लास 9 में। कब से शुरू हो जाएगा? 26-27 के एकेडमिक ईयर में। एंड आफ्टर अ पायलट प्रोजेक्ट शो टीचर्स सपोर्ट फॉर सच असेसमेंट। सो सीबीएसई गवर्निंग बॉडी है आपकी, बोर्ड्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। According to the minutes of the meeting, the proposal involves integrating open book as assessment in class 9 as a part of 3 pen paper assessment pen per term. हर टर्म के अंदर जो आपकी असेसमेंट्स होंगी उसके अंदर एक जो कंपोनेंट है वो आपका ओपन बुक का होगा, कवरिंग कोर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। एंड दिस इज इन लाइन विद योर NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 which is based on your NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। बिकॉज आपको NEP पे पूरा क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से ये बात भी आपने याद रखनी है। So it has mentioned that open book tests are possible from form of assessments, and open book test is one where the student have access to resources and references like your class notes, library books while answering questions, and these tests assess the ability to process
कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं और यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू एंड अप्लाई द सेम इन द वेरियस कॉन्टेक्स्ट। सो दीज टेस्ट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रिकॉल के अलावा एनालिसिस भी जो है वो बच्चे खुद कर पाए, चीजों को यूज कर पाए, एप्लीकेशन सिंथेसिस पार्ट पे फोकस होगा। एंड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग नोटिस दैट एनसीएफएससी scores the need to transition from the rote memorization से to competency based learning की तरफ जो है अब हम जा रहे हैं। तो इसको लेके अभी ये काम शुरू हो चुका है, इतना सा आपने सिर्फ ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू योर NEP 2020, राइट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटिंग टू पंजाब PCS, और इसमें पहले ही बात चल रही थी कि आपके एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लाया जाएगा, तो उसी के लिए अभी हमारे पास थोड़ा सा और डिटेल कवरेज आया है। Now, CM has deployed 3 anti-drone system along with international border to counter the smuggling of drugs and weapons through drones from Pakistan. Now, along with AAP National Kejriwal and all, इन्होंने कहा कि पंजाब is the first state in India to deploy such a system in its border areas. Now, anti-drone system का नाम क्या रखा गया है? Will be called Baaj Aankh, Hawk Eye, right? So, and it will be deployed from Pathankot to Fazilka as the second line of defense in the border district in coordination with your BSF. And Maan explained that the second line of defense refers to the deployment of Punjab Police in border districts working along with BSF stationed at the international border. And he further emphasized that this initiative marks a significant step for Punjab government in the fight against even your Yudh Viruddh, Nashiyan de Viruddh, है ना, that is smuggling of your drugs and arms. And in the coming days, we will expand the anti-drone system throughout the state. And reaffirming his government's commitment to maintaining peace and harmony, Maan said that initiative will play a crucial role in the government, that is anti-drug जो है इनकी पॉलिसी है इसको लेके। और अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चा देखें तो नाउ दिस इज जो है लाइक 51.4 करोड़ जो है वो आपका यहाँ पे पैसा खर्च होने वाला है, being established along with international border for 51.4 करोड़, राइट। एंटी ड्रोन एक्टिविटीज यहाँ पे 9 एंटी ड्रोन यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। एनिमीज ऑफ द कंट्री हैव टर्न्ड ड्रोन इनटू वेपन टू हार्म पंजाब यूथ, और इसके लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम ही जो है वो लेके आए हैं। And he said that in 24 total of 283 drones loaded with heroin weapons and ammunition जो है वो पकड़े गए, and as of 2025 137 drones have already been recovered, so expressing confidence that anti drone system जो है वो definitely हमें और ज्यादा assist करने वाला है। इस बात को आप थोड़ा सा फोकस करो, मेंस के लिए भी आपको यहाँ पे लिखने के लिए काफी जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। सो फिलहाल आपका जो है ये थोड़े से एरियाज के अंदर ही इस्टेब्लिश किया गया है। Now further informing that anti-drone systems equipped to accurately detect the drone's position and its ground control station, ये जो anti-drone system है डिटेक्ट कर पाएगा कि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से कि कहाँ पे वो जा रहा है। एंड दिस सिस्टम कम्स विद एन ऑटोमेटेड अलर्ट टेक्नोलॉजी, इसमें ऑटोमेटेड अलर्ट टेक्नोलॉजी है विच इमीडिएटली नोटिफाइज authorities upon detecting drone movement, thus eliminating the need for manual monitoring, right? तो यहाँ पे आप जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनको फिर डेफिनेटली बताया जाएगा कि यहाँ पे ड्रोन की एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। नाउ टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन विल बी मेंटेन्ड विद BSF, Air Force, Army and other relevant agencies. Now during the launch, further Kejriwal said that another chapter has been added to it and announcing that a crackdown against drug जो है trafficking has begun and the big fish involved in this trade have been rounded up. So ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन इससे पहले सारा जितना भी है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर पंजाब, लैंड पूलिंग पॉलिसी, बहुत सारी खबरें थी, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, फार्मर्स इसके लिए तैयार नहीं थे, अभी गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया है। नाउ buckling under pressure from farmers and landowners, Punjab government Monday withdrew land pooling policy 2025 just 4 days after Punjab and Haryana High Court stayed its operations for 4 weeks. In a statement, विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने ये कहा that the land pooling policy dated May 14 की थी, मीन्स में आपको लेकिन अभी भी लिखना पड़ेगा इस पे, and its subsequent amendments, consequently all actions like letters of intent, issued registration done and any other option taken thereunder shall be reversed. सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स जो है वो माना जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी ये मत सोचना कि ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर मेंस ये क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है।
तो यहाँ से आप डाटा अब तक जितना मैंने आपको दिया वो सारा आपने तैयार रखना है, और उसके अलावा जो कहीं पे नया हमें कुछ रेफरेंस मिलता है तो वो भी हमने लिखना है कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से इसको वापस लिया गया। Now the policy which had identified over 40,000 acres for pooling had faced fierce opposition from farmers, landowners and at least 115 पंचायत, ये डाटा याद करो, 115 पंचायत had passed resolution refusing to offer land under the scheme. Less than 200 farmers and landowners, mostly जो है आपके realtors हैं, and pledged their land to the government. So 115 पंचायत ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था, सिर्फ 200 फार्मर्स थे, ठीक है, जो खास करके आपके लैंड के साथ रिलेटेड आपके जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, रियल्टर्स होते हैं, सिर्फ उन्होंने ही इसको यस बोला। एंड ऑन August 7 द हाई कोर्ट इवन फर्दर बेंच जस्टिस अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल एंड दीपक मनचंदा हैड स्टेट दैट ऑपरेशन ऑफ पॉलिसी टिल September 10 फ्लैगिंग मल्टीपल लीगल प्रोसीजरल, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो इशू बताए गए थे। एंड सो दिस फ्लॉज की वजह से फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ इवन एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं हुआ था, तो इसके ऊपर स्टे चल गई थी, इसी वजह से इसको फिर वापस जो है अभी ले लिया गया है, राइट। तो इतना सा सिर्फ आप लर्न करो कि कितनी पंचायत इसके खिलाफ थी, क्या क्या प्रोविजन उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, एंड ये आप अपना आंसर जो है प्रॉपर तैयार करके रखो। Now very very important news, because आपके कुछ बिल्स जो है वो पास हो चुके हैं, खास करके जब अपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर थी, अपोजिशन की एब्सेंस में कुछ बिल्स पास हो चुके हैं, तो वो कौन से बिल्स हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकसभा मंडे पास द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। कोई भी नया बिल होता है प्री और मेंस दोनों के लिए, यूपीएससी पीपीएससी दोनों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 आ गया है एंड द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025, ये दोनों आपके पास हो गए हैं amid the opposition protests. Now, opposition wanted the bill to be referred to parliamentary committee for detailed study, लेकिन opposition की absence में पास हो गए। In his address to national sports governance bill, when opposition was not in the house, union sports minister ने कहा, India is about to bid for Olympics, so we need a robust and transparent sports system, क्योंकि Olympics अपनी country में कराना चाहते हैं। We will have to align ourselves with the Olympic Charter, और the national anti-doping bill has also been brought. We have to align with the global rules. तो ये दोनों के दोनों रूल्स इसी वजह से आए हैं ताकि हम इंटरनेशनल रूल्स के साथ जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। When just two speaker had spoken, opposition returned to the house, began to raise slogan. After this, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। Now आपको सिर्फ जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ही ध्यान देना है कि ये बिल्स के अंदर हमें बताया गया है कुछ क्या नहीं है, और इसमें देखो द गवर्नमेंट लैक्स इवन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसको लेके ये कंट्रोवर्सी है कि स्पोर्ट्स के ऊपर कैसे सेंटर ने जो बिल पास किया, बिकॉज स्पोर्ट्स जो है वो आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री 33 लिस्ट 2 7 शेड्यूल आर्टिकल 246, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स, इवन यूपीएससी की बजाय अभी चल रहा है आपका पीपीएससी, तो पीसीएस के एग्जाम में ध्यान रखो इस चीज को आप। स्पोर्ट्स कौन सी एंट्री लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट में, राइट, और ये कौन सा शेड्यूल होगा और कौन सा आर्टिकल होगा, इसको अच्छे से लर्न करो। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बिल में ये है कि ओलंपिक कमेटी बनाई जाएगी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी एंड नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर एवरी डेजिग्नेटेड स्पोर्ट। बिल इंपावर्स द सेंटर टू क्रिएट अ नेशनल स्पोर्ट बोर्ड। ये खुद से इंपावर कर रहे हैं अपने आप को कि नेशनल लेवल पे स्पोर्ट बोर्ड होगा, दैट विल ग्रांट रिकॉग्निशन टू नेशनल स्पोर्ट बॉडीज एंड रजिस्टर देयर एफिलिएटेड यूनिट्स। नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो है, इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन द स्पोर्ट्स। यूनेस्को कन्वेंशन पे भी ध्यान रखना है। सो इंडियन एक्सप्रेस हैड रिपोर्टेड दैट बीसीसीआई विल नॉट बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट, और इनफैक्ट आरटीआई से बाहर निकाल दिया बीसीसीआई को आफ्टर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट इन द स्पोर्ट गवर्नेंस बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो है बिल है। इसके साथ ही नेक्स्ट कौन से बिल आए हैं, ये है आपका राज्यसभा क्लियर्स बिल ऑन एसटी कोटा इन गोवा, एंड उसके अलावा मर्चेंट शिपिंग है। सो राज्यसभा ऑन मंडे पास 2 सिग्निफिकेंट बिल्स, दैट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल 2025, और मर्चेंट शिपिंग बिल है आपका 2025 का, ये आपके पास किए गए हैं। और इसको जो है, इसके अलावा अपर हाउस reconvened took up the discussion on Manipur Appropriation Bill 2025, Manipur Goods and Services Act of 2025, and opposition MPs reached the House
as a debate was going on, and then obviously Kharge sought to raise the issue of their protest, लेकिन protest करने की कोशिश की. Amid this, Rajya Sabha returned the two Manipur bills to Lok Sabha through voice vote. तो ये मणिपुर के जो दोनों bills है ये भी पास नहीं हुए हैं. एंड देन फिर फर्दर जो है वो अपोजिशन सून वॉकड आउट, और उसके बाद लेकिन आपके पहले जो दो बिल हैं वो गोवा के साथ रिलेटेड है आपका शेड्यूल ट्राइब का. दैट इज योर 40 मेंबर असेंबली है विच हैज 1 सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब बट नॉन फॉर जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है. इसको पास किया गया एंड राज्यसभा पास इट वाया आपका वॉइस वोट, राइट. सो ये दो इंपॉर्टेंट बिल्स आपके राज्यसभा ने पास किए मणिपुर के साथ रिलेटेड बिल्स को, जबकि उन्होंने. और जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, वेरी वेरी क्रिटिकल इन फैक्ट, दैट इज योर आईटी बिल. ये भी पास हो गया, पास इन 3 minutes विदाउट डिबेट, right? After last week withdrawal of the previous version of new income tax bill, Lok Sabha Monday passed updated version of income tax number 2 bill 2025 and taxation law amendment bill 2025, which amend respectively the income tax act of 1961 and finance act of 2025. The government accepted most of the recommendations of the select committee headed by BJP member, that is Vijayan Pandey, and corrected several anomalies in the updated 624 pages IT bill. इसको याद करना नहीं है हमने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है. तो among the significant changes made in the taxation bill 2025 that sought to amend the finance act of 2025 was the inclusion of the public investment fund. एक तो इसके अंदर क्या आ रहा है, public investment fund ऐड किया गया है of the government of the Kingdom of Saudi Arabia and its wholly owned subsidiaries which make investment directly, indirectly out of the fund in the clause 23FE of the income tax. तो एक तो जो है ये क्लॉज इसके अंदर डाला गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कि सऊदी अरेबिया और उनके साथ रिलेटेड जो किंगडम्स हैं वहां पे ये इजीली हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर पाएगी. और इसके अलावा और इसके अंदर क्या क्या है, then income tax exemption is given to at present to several sovereign wealth funds including Saudi Public Investment Fund which has over $925 billion in asset under management and was notified for IT exemption in November 2022. इसको पहले exempt किया गया था. However, the fund had faced some restrictive norms related to investment through various subsidiaries. Now with this amendment, government has granted complete income tax exemption. अब इसको प्रॉपरली लिख दिया है कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा टू सऊदी फंड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एक्सप्लिसिटली इन द एक्ट एंड इट हैड बीन डन अर्लियर फॉर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आल्सो. इसके अलावा इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट 2020 क्लॉज 23FE सेक्शन 10 आया है. ऑफ दैट प्रोवाइड्स for exemption to specified persons from the income in the nature of dividend, interest, long-term capital gain or certain other income arising from an investment made by it in India. इसी वजह से ताकि लोग इंडिया में ज्यादा आके इन्वेस्ट करें. The amendment for Saudi fund are significant as it may explore investment opportunities in India, including a stake in 2 new refineries being planned by state-run ONGC and BPCL. तो इसके अच्छे इफेक्ट में भी हमें फ्यूचर में देखेंगे और इसको लेके और इन्फॉर्मेशन भी हमें नजर आएगी. Now, taxation law bill also extended income tax benefit under the market-linked national pension system to the guaranteed unified pension schemes to provide further impetus to scheme. So lump sum payments or the accumulated UPS corpus जो है वो up to आपका 60% from contributions made during a person's working year can be now withdrawn tax free. तो जो आप पैसा निकाल सकते थे उसको tax free कर दिया है at the time of retirement. Now, separately, in the changes made in Income Tax Number 2 Bill 2025, government tweaked drafting error to correct anomalies like allowing an individual to claim TDS refund even if income tax return is filed after the deadline. It aligned the applicability of your AMT, that is alternate minimum tax for limited liability partnership, with the existing provision of IT Act 1961, removing expanded scope that would have included your LLP not claiming specific tax benefit and attracted a higher rate. अब 18.5% होगा as against preferential rate of 12.5%. Now, one of the crucial amendments in the updated bill is revision of clause 263, which addressed the eligibility for claiming income tax refund. Original draft included a provision that could have been interpreted to mean a taxpayer could only claim a refund if their tax return was filed on or before the statutory due date. तो अगर ड्यू डेट से पहले किया हो तभी वो अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस रिप्रेजेंटेड a significant departure from establishment of legal position where refund could be claimed even for belatedly filed returns. So इसको लेके recognizing the potential for this
to cause hardship. New bill has completely omitted this restrictive clause. उसका मतलब अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है, इससे और बहुत ज्यादा है, जो कि अभी धीमे धीमे न्यूज में शायद खुल के आएगा कि एक्चुअली बिल्स के अंदर हमें क्या क्या एक्चुअली ये प्रोविजंस दिए गए हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ ये बिल्स के रेफरेंसेस याद रखने हैं कि कौन कौन से बिल्स जो है पास हुए हैं, वो ध्यान देना है. लाइक एक्सप्लिसिट इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल ओनली टू दोज नॉन कॉर्पोरेट्स जो है आपके who have claim deduction, जो डिडक्शन दी मांगी है. LLPs who have only capital gain income are not liable for AMT if there is no claim. अगर क्लेम नहीं करेंगे फिर नहीं मिलेगा. Refund allowed for cases where return not filed. Right? Next बेटा ये न्यूज है relating to courts. कोर्ट्स के साथ कभी भी कोई भी न्यूज है इसको हम छोड़ नहीं सकते. तो अभी एक रेफरेंस आया है जहां पे कि सुप्रीम कोर्ट has said that high court judges in no way inferior. राइट, तो मेंस में इस तरह की क्वेश्चंस आपकी डेफिनेटली डिस्कशन में बनती हैं. प्री में आपको जो आपका डिफरेंट जुरिसडिक्शन एरिया है ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसको लेके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप इंडायरेक्टली लर्न करो. इस न्यूज में रेफरेंस क्या है? amid the debate over Supreme Court ordering and then recalling its direction to not allot criminal cases on to an Allahabad High Court judge. ये एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट जज को लेके इशू चला था बिकॉज इनकी फंक्शनिंग कोई अच्छा नहीं पाया गया था, और उसको लेके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको कुछ केसेस नहीं दिए जाने चाहिए, इनको क्रिमिनल केसेस पे काम नहीं करने दिया जाना चाहिए. लेकिन फिर खुद से ही इसको रिवाइज करके बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते, बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट जजेस, इसका मतलब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं उसका मतलब ये ऐसा सभी हाई कोर्ट जजेस के लिए नहीं है कि हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो कम होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस से. तो ये तो आपका यहाँ पे इशू है. ये इशू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ इनडायरेक्टली कौन कौन से एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपने ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट इज अवर जुरिसडिक्शन एरियाज. राइट, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. नाउ मेंस के लिए कभी आपको कुछ लिखना आ जाए तो आप रेफरेंस यहाँ से ले लो. तो उन्होंने क्या कहा है कि द टॉप कोर्ट ऑन मंडे सेड दैट हाई कोर्ट जजेस आर इन नो वे इंफीरियर टू इट्स judges and that at the Supreme Court does not have एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है. माइंड इट, आपकी यूपीएससी में या इनफैक्ट अभी दिस ईयर पीसीएस आपको एक स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. नंबर 1, वहां पे आपको जानबूझ के ऐसा भी डाल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट्स. तो ध्यान रखना, दिस इज टोटली रॉन्ग. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है. Now, 3-judge bench presided by Chief Justice of India B.R. Gavai, and this while asking a litigant and his lawyer to tender an unconditional apology to Telangana High Court judge against whom they had leveled this circuitous allegation. तो उन्होंने इवन ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के साथ हुआ. So in its order, the bench also comprising Justice K. Vinod Chandran and N.V. Anjaray. So इनमें आपको ये पूरे बेंच के नाम याद रखने की वैसे जरूरत नहीं होती. That we have noticed that nowadays it has become a trend among lawyers to criticize the judges of High Court and the trial court for no reason, and it has also become a trend that whenever a political figure is involved in state, it is perceived that the petitioner has not got justice and seek transfer. So judges of High Court are also constitutional functionaries. यह आपने याद करना है for mains, right? And they enjoy the same immunity as judges of Supreme Court. Under the constitutional scheme, judges of High Court are in no way inferior to judges of Supreme Court. Though judges of Supreme Court can reverse, affirm or modify the decision of the judges of High Court. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो inferior है. So it has no administrative control over either of the administration of the High Court or the judges of the High Court. The bench said. I hope आपको बात समझ में आई, right? तो अच्छे से इसके साथ रिलेटेड सारे आर्टिकल्स को आप तैयार करो. इंटरनेशनल स्फीयर को लेके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. लास्ट वीक इंडिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी होस्टेड ऑफिशियल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इजराइल, जॉर्डन एंड यूरोपियन यूनियन टू डिस्कस प्रोग्रेस ऑन IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. Very 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 important for PCS prelims. तो इसको लेके बात हुई कौन से कंट्रीज हैं, ध्यान दो. Now expected to cut shipping time from India to Europe by 40% compared with the Red Sea route. IMEC
India, Middle East, Europe economic corridor is an ambitious idea that can potentially change the map of global shipping. लेकिन इसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा एम्बिशियस आइडिया है. It was announced during G20 summit in New Delhi in 2023. 2023 में जो है इस एग्रीमेंट पे बात हुई, साइन हुआ to stimulate economic development through enhanced connectivity and economic integration between Asia, Arabian Gulf and Europe. IMEC comprises two corridors. Eastern leg will carry container traffic होगा from India's western port to UAE, from where high-speed freight railway will carry goods across to Arabian Peninsula. जैसे कि आपका UAE आ गया, उसके अंदर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन है, अप टिल हाइफा पोर्ट इन इजराइल. सारा लर्न करना है आपने यहाँ से. Second leg will see cargo being shipped from Haifa to ports of Greece, Italy, Europe पहुंचेंगे, from where Europe's well-established trade networks will take goods to their final destination across the continent. The EU is India's largest trading partner with bilateral trade in 2023-24, 137 billion जो है डॉलर. And non-oil trade between India and UAE, Saudi Arabia has increased significantly. Now IMEC, however, is meant to be more than a trade corridor. Its implementing partner work to lay cables for electricity and digital connectivity. ये भी साथ में हो जाएगा. And pipes for clean hydrogen exports to increase efficiency, reduce cost, enhance economic unity, generate jobs and lower greenhouse gas emission. Very, very important for males as well. Now, from the perspective of trade facilitation and accessibility, this was meant to be addressed several issues including no corridor-wide tariff standardization, low financial integration among corridor partners, lack of corridor-wide insurance and widely different port and rail capacities. So, ये born during peace, so in September 2023 during India's G20, ये जो आपका तब सेशन था presidency. Now, this IMEC's conceptualization and agreement was a testament to a remarkable period of stability. तो मिडल ईस्ट में वो स्टेबिलिटी का आपका टाइम पीरियड था. So years of conflict along with the ideological and geopolitical lines, कतर आपका GCC, इसके अलावा ईरान, सऊदी अरेबिया, अरब स्टेट, इजराइल, इन सबकी लड़ाई होती रहती है. had given way to normalization agreement and reapproachment that prioritize economic growth. So Arab normalization with Israel, which Saudi was set to join, was yielding enough eco जियो इकोनॉमिक गेन्स फॉर अरब स्टेट. अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये डेफिनेटली सब जगह शांति होगी. एंड ओवरलुक द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन एंड परहैप्स इवन एक्सप्लोर मिनीलेटरल अरेंजमेंट्स जो है वो आपके हो पाएंगे विद इजराइल. Right? Now this rare geopolitical window allowed India and its partner to envision a new economic corridor. But soon after this IMC was announced, Middle East was plunged into unprecedented conflict. वो आपकी जो है इजराइल के साथ लड़ाई शुरू हो गई, hindered by war. So इस वजह से इजराइल जो है increasingly unpopular war on Gaza. इसने सारा काम खराब किया, which has killed at least 61,000 people so far. After all, this cornerstone is the Middle East-Europe connection. But unlike in 2023, Jordan-Israel relations are presently at a significant low and are worsening due to Israel, even American push for Jordan to absorb more of Palestinian population. Jordan को बोला जा रहा है कि आप Palestinians को लो, तो इस वजह से ये काम अच्छे से नहीं चल रहा है. Similarly, the potential for Saudi Arabia-Israel normalization is much lower today. And Riyadh has doubled down on need for Israeli concession towards Palestine कि पैलेस्टीन को पहले अच्छा करे, उनको जीने का हक दे. तो इस वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट सफर कर रहा है. और इसके साथ ही आपके हाउतीज का अटैक चल रहा है रेड सी पे, शिपिंग पे, एंड विंडिकेटिंग द नीड फॉर IMEC. इससे लगता है कि ये कॉरिडोर तो जल्दी बनना चाहिए एज अ मोर सिक्योर ऑल्टरनेटिव. द एक्सपेंशन ऑफ इजराइल वॉर इनटू लेबनान, येमेन, सीरिया, इराक एंड विद ईरान, एंड जो है फर्दर गोज हाई इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन. नाउ दैट सेड दैट कॉरिडोर रिमेन्स वाइटल. तो इसलिए डेफिनेटली बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर ये अच्छे से हो पाए तो, राइट. तो इसका बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर है. और इसको अगर आप देखो तो आपको ये मैप के अंदर भी यहाँ पे नजर आ रहा है. तो ये किस तरह से जो है ये हमारा कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया किस तरह से ये चलेगा. सो इंडिया, मुंबई अरेबियन सी, दुबई आपका दुबई है, ठीक है, UAE, रियाद, ये सारी कैपिटल सिटी, सऊदी अरेबिया, इजराइल से होता हुआ फर्दर मेडिटेरेनियन सी, और ये लिंक करेगा हमें टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्री. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट डाटा मिल रहा है रिगार्डिंग अवर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. Now, India exported goods valued 437 billion during 2024-25 नया डाटा है, which was 0.1% जो है आपका
हायर देन 437.1 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है इस साल, ध्यान रखो, प्री के लिए भी क्वेश्चन बनता है। ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2025 टोटल एक्सपोर्ट एट 112 billion were 1.7% up over your 110 billion in the April and June of 2024। तो इसको लेके हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कहा quite confident that India will do more export this year। This was notwithstanding likely disruption given global trade हमारा अच्छा नहीं चल रहा है और ट्रम्प की भी टैरिफ जो है वो बढ़ के 50% हो गए हैं। What's interesting though is the performance of India's agricultural produce। तो ये आपको डाटा मिल रहा है यहाँ पे। These registered 6.4% growth from 48.8 billion 2023 से लेके 51.1 billion है 24-25 में। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो आपका 5.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। एंड इफ ट्रेंड्स होल्ड फार्म एक्सपोर्ट विल इवन टच 55 बिलियन 2025-26 में, क्रॉसिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 53.2 जो कि 22 का हमारा पुराना रिकॉर्ड है। Contrast that with the country's overall merchandise export, which was witnessed virtually flat growth, जबकि merchandise में अच्छी growth नहीं है। With by 22-23 peak जो थी वो 451.1 billion unlikely to be crossed। तो merchandise में हम शायद क्रॉस नहीं कर पाएंगे। This newspaper had reported last week that India's agricultural export or even the United States have been banned growing by 24.1 in January and over the last year। Now what is driving farm export? क्यों बढ़ रहा है? Between 23-24 to 13-14 India's export of farm produce जो है वो soared from a mere 7.5 billion to 43.3 billion। So ये 3 से लेके 13 तक ये आपका जो है वो 7 बिलियन से 43 बिलियन इंक्रीज हुआ। If fell thereafter till 2020-21 थोड़ा सा ऑपोजिट 2021 में कम हुआ कोरोना की वजह से, एंड देन पिक्ड अप, फिर से इंक्रीज हुआ और ये बढ़कर हो गया हमारा 53.2 बिलियन 22-23 में। इंपॉर्टेंट डाटा है। And then later came on the back of a recovery in the global commodity market, UN Food and our agricultural जो है organization, इन्होंने भी further जो है food prices index rose from average of 96.4 point 2019 से लेके अब हमारा कितना चला गया है 140.6 जो है पॉइंट्स तक पहुंच गया है। Decline in 2023-24 रहा थोड़ा, was largely attributed to being a drought year था and Narendra Modi led government banning or restricting shipment of a host commodities। तो कुछ commodities हमने कम भेजी थी, इसी वजह से those curves have gradually relaxed, उनको हम कम कर दिया। अब हमने मॉनसून अच्छी आई है, सेकेंड कंसेक्टिव अब आप नॉर्मल मॉनसून ईयर है, नेट एक्सपोर्ट इस वजह से हमारा जो है बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो दिस इज अवर इंपॉर्टेंट डाटा। व्हाट आर इंपोर्ट ट्रेंड्स? इंडिया एक्सपोर्ट मोर फार्म प्रोडक्ट्स देन इट इंपोर्ट्स। फार्म प्रोडक्ट में हम कम इंपोर्ट करते हैं, व्हाइल कंट्री हैड एन ओवरऑल डेफिसिट ऑफ 282.2 बिलियन इन इट्स ओवरऑल मर्चेंडाइज ट्रेड अकाउंट 2024-25 के अंदर। एंड as जो है आपका import is 720.2 billion exceeds export that is 437.4 billion। ये हमारा 24-25 के अंदर एक merchandise में है। It was the other way for agriculture। In its case there was a surplus of 13.4 billion from export and being higher than import। तो agriculture में हमारा export अच्छा है। However, agricultural trade surplus has more than halved from 27.7 billion 13-14 से। The reason import going up at a faster pace than export। पैसे में लेकिन उतना फायदा हमें नहीं हो रहा। Unlike export, farm imports are limited to few commodities। More than 2/3 of the value of import of 2024-25 were from vegetable oil, pulses, fresh fruits including almond, pistachio, walnut, इन सबको लेके इन एडिशन टू एप्पल, ग्रेप एंड ऑल। सो इंडिया का जो इंपोर्ट है बेटा खास करके पल्सेस में वो ज्यादा है and it scaled a new high of even 7.3 million tons valued 5.5 billion last fiscal and this came as center slash import duty। in fact center ने import duty भी कम कर दी थी El Nino और drought के टाइम पीरियड के अंदर। now import of pulses have been smaller this year, लेकिन इस साल जो है हमने pulses का import जो है वो कम किया है। on the other hand import of vegetable oil basically palm, soybean, sunflower go up। तो ऑयल का जो है इंपोर्ट ज्यादा हो गया है। with domestic production unable to matches increasing demand। a similar trend is visible in cotton and natural rubber also। their production has actually dipped from their highs जो है वो 2013-14 में थे and 12-13 में respectively, forcing more import to meet domestic consumption requirements। right? so ये हमारा डाटा था regarding our agricultural sector। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है बेटा ये इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग योर इथेनॉल। काफी ज्यादा इसको लेके कंट्रोवर्शियल जो है वो हमारे पास डेटा भी आ रहा है। नाउ इंडिया हैज बिल्ड इट्स एम्बिशियस पुश फॉर E20 पेट्रोल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं एंड प्रोग्रेसिव मूव टुवर्ड्स E27 टू बी ग्रीन लीप फॉरवर्ड।
आगे जाके हम 27 तक करेंगे। एंड फॉर कार ओनर्स स्पेशली दोज ड्राइविंग ओल्डर मॉडल्स द ट्रांजिशन इज proving to be leap of faith instead amid growing concern about falling mileage। तो पुरानी कार्स में भी दिक्कत चल रही है क्योंकि माइलेज इससे कम हो जाती है और इंजन डैमेज भी होता है। Now sections of increasingly vocal vehicle owners are now saying that they were not given a choice in this fuel transition, क्योंकि हमारे पास एक चॉइस भी होनी चाहिए कि हमने इथेनॉल ब्लेंडेड लेना है या नहीं लेना है, जो कि हमारे को नहीं दी जा रही है ऐसी चॉइस। सो इन दिस फ्यूल ट्रांजिशन मेड अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रेमिफिकेशन, और साथ में हमें ये बताएं कि क्या क्या इसकी रेमिफिकेशन है अगर हम ऐसा फ्यूल यूज करते हैं। A decade-long push for blended fuel in Brazil may have a template for how India could move forward। ब्राजील ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन ब्राजील ने किस तरह से ये ट्रांजिशन की, ये पहले इंडिया को वहां पे स्टडी करना चाहिए और उसको एज अ मॉडल अपने कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। ब्राजील वाइडस्प्रेड यूज ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मैंडेट, विजिबल प्राइस इंसेंटिव, इनफैक्ट वो सस्ता भी देते हैं वो फ्यूल, एंड रॉबर्स कंज्यूमर एजुकेशन देते हैं, हेल्प मेन स्ट्रीम हायर इथेनॉल ब्लेंड्स like E20 and above। इस वजह से वहां पे बहुत फ्रूटफुल रहा है आपका इवन E20 and more than that blending। Now the real question is whether India can learn from these strategies to boost E20। ये अभी क्वेश्चन बनता है, तो ये मेंस में आपको बहुत अच्छी डिस्कशन देगा। Now Brazil's experience over the past 5 decades, Brazil has worked to create a viable alternative to petrol by using more sugarcane based fuel। तो वहां पे डेफिनेटली इसका इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, which kicked off in 1970s से उनका ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। At nearly every petrol pump in Brazil now people have an option to either choose between blended petrol, which typically included 18 to 27% ethanol, and E100, which is pure hydrolyzed ethanol। And along with that, Brazilians also got their car makers to usher in, और कार मेकर्स भी इसके साथ ही चेंजेस करते हैं, to usher in the जो है these kind of fuel cars that run on either ethanol or petrol and allow the consumer to fill up with whichever option is cheaper, जो उसको चीपर लग रहा है। एंड ऑफन इथेनॉल विच इज चीपर, ज्यादातर वो गवर्नमेंट सस्ता देती है इथेनॉल 20 to 35% कंपेयर टू योर ब्लेंडेड गैसोलीन। दिस वाज डन concomitantly with the fuel blend were increased from E10। इस तरह से वो E10 से आगे बढ़े। Flex fuel cars were a big hit from with Brazilian consumers largely because government price support made the blended fuel cheaper than petrol at the even petrol pumps। Now ethanol also improves their acceleration and an advantage in the country where Formula 1 racing is a national obsession। In fact वहां पे तो speed बहुत जरूरी है, उनका obsession है। By the late 1980s, 9 out of 10 new cars sold in Brazil ran on ethanol alone। And where Brazilian drive to a fuel pump to tank up, they get a choice to fuel mix of different prices points, and in India that is far from the case। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। In fact all the while Brazil was focusing on blended fuel and ethanol, it's implemented its policy in a phase wise manner। तो phase wise इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत जल्दी एकदम से फोर्स कर देते हैं, फोर्स ट्रांजिशन है हमारा। इन कंट्रास्ट इंडिया लैक्स फ्लेक्स फ्यूल and cars or vehicles नहीं हमारे पास proper, while there are concerns of your feeling E20 fuel in regular internal combustion engine vehicle older than 2023 could see quicker damage। पुरानी कारों में डैमेज ज्यादा होगा owing to factors like corrosion होगी, ethanol has a higher water content, इसी वजह से आपको corrosion फेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। and the substantial drop in performance होगा। so vehicle owners do not often even know the level of blending that they are receiving at a petrol pump, since very few of them actually tell their customers that or have a display। तो पता ही नहीं कि कितना blended हम ले रहे हैं। and unlike their counterparts Brazil, Indian vehicles owners are also yet to receive blended fuel at the cheaper cost। ना हमें वो cheaper मिल रहा है। among Indian car owners particularly E20 mandate with no disclosure and choice available at petrol pumps is being seen as a government dictate। ऐसा लग रहा है हमारे साथ गवर्नमेंट धक्का कर रही है। so the use of higher ethanol mixes in non-flex fuel cars has its disadvantage। These cars are hard to start on winter morning because ethanol जो है burn at a higher temperature than petrol। सर्दियों में स्टार्ट करने की प्रॉब्लम, while a fuel at 10% ethanol makes little difference to car। 10% से उतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना कि अब E20 से होने वाला है। Anything above that is said to cause problem in engine and are not specifically built। so mixture can corrode metal engine parts or say because of its like higher water content। so impact on engine ये हमें लग ही रहा है कि हमें दिक्कत आने वाली है, right। senior technical experts at a major automaker told this paper that there are no conclusion जो है studies है into the long term impact। अभी हमें बहुत कुछ पता ही नहीं कि long term impact हमारा कैसा इस होने वाला है।
राइट, एंड वी डोंट नो इफ इट विल बी अ जो है कैटास्ट्रॉफ इफ वन कीप्स पुटिंग E20, अगर हम बार बार E20 फ्यूल ही डालते रहेंगे तो उसका कैसा इंपैक्ट होगा हमें अभी भी अच्छे से इसके बारे में नहीं पता है। सो ए लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन, इसमें बहुत सारा काम होने वाला है। ब्राजील की केस स्टडी आप यूज कर सकते हो इन योर मेंस एग्जाम, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और जल्दी ही मिलती हूँ अभी नेक्स्ट कवरेज के साथ। अच्छे से तैयार करते रहो, अच्छे से आप डेफिनेटली चीजों को रिवाइज करो, और प्लीज अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।